गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने अगले चैप्टर का रिवीजन, जिसका नाम है अदर सोर्सेज। अपन अदर सोर्सेज का रिवीजन करने वाले हैं। और अदर सोर्सेज में कौन सा वाला इनकम टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेज में वो वाला इनकम टैक्सेबल होता है जो किसी अदर हेड में टैक्सेबल नहीं होता। मतलब जो अपने पहले की 4 हेड रिवाइज किए ना, सैलरी वाला, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनमें अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं होता है तो आपका इनकम अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल होने वाला है। अब मेरी बात समझना सर, अदर सोर्सेज में कौन कौन सा वाला इनकम टैक्सेबल होगा, क्या आप हमको बता सकते हैं? बिल्कुल, हम आपको बता सकते हैं कौन कौन सा इनकम आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है। सबसे पहले तो आपका डिविडेंड का इनकम। अगर आपको डिविडेंड का इनकम होता है वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। अब सर, किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से आपको डिविडेंड का इनकम आता है तो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है। बट एक ध्यान रखना, अगर मान लीजिए सर आप बोलते हैं कि मैंने सर जो ये डिविडेंड कमाया है उसके लिए मैंने लोन लेके पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे मेरे को ब्याज भी लग रहा है, क्या मेरे को ब्याज का इस डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में डिडक्शन मिल जाएगा? क्या आंसर इज नो। आपको ब्याज का डिडक्शन डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। हाँ, मिल जाएगा बट इसके एक लिमिट दे रखा है। देखो, अब मेरी बात समझना। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या होता है ना, आपको डिविडेंड का इनकम आया कंपनी से 5 लाख रुपए, तो आपको पूरे ब्याज का आपको डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये 5 लाख का डिविडेंड कमाने के लिए कहीं से 1 करोड़ का लोन लिया, कंपनी में इन्वेस्ट किया और कंपनी ने आपको 5 लाख का डिविडेंड दिया है। तो आप क्या करते हो ना, 1 करोड़ पे ब्याज पे करते हो हर साल। फॉर एग्जाम्पल से आप 10% का इंटरेस्ट पे करते हो, यानी कि आप पर एनम 10 लाख का आप क्या करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो। अब आप क्या बोलते हो ना, सर जो मैंने 5 लाख का डिविडेंड कमाया है इसको टैक्सेबल करने से पहले इसके लिए जो मैंने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट का मेरे को डिडक्शन दे दो इसमें से। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको जो आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट आपको मैक्सिमम 20% का आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डिडक्शन मिलने वाला है। 20% किसका? इंटरेस्ट का या डिविडेंड का? आंसर इज डिविडेंड का। आपको 20% क्या मिलने वाला है, यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है। तो इसका 20% यानी कि आपको मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ कितना मिलेगा, 1 लाख का आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है। सर हमने तो इंटरेस्ट तो 10 लाख पे किया है, तो आपको डिडक्शन यहाँ पे 1 लाख का ही यहाँ पे मिलने वाला है। तो 4 लाख रुपए आपके क्या हो जाएंगे, अदर सोर्सेज में आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब एक टाइम आता है डीम्ड डिविडेंड। ये क्या होता है? मतलब डिविडेंड नहीं है पर डिविडेंड मान लिया जाएगा। डिविडेंड नहीं है बट आपका डिविडेंड मान लिया जाएगा, इसको बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड। अगर कोई कंपनी क्या करती है ना, अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है, कोई एसेट बांट देती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है, एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो वो एसेट है ना, आपने आपको लगेगा आपको एसेट बांटी है, बट वो एसेट आपकी डिविडेंड मान ली जाएगी अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझना, मान लीजिए कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट है, इसमें यहाँ तो शेयर कैपिटल और यहाँ होता है रिजर्व एंड सरप्लस। फॉर एग्जांपल रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे 10 लाख रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है। और कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर होल्डर्स को 15 लाख की एसेट बांट दी है। 15 लाख की क्या की एसेट बांट दी है कंपनी ने। तो 15 लाख रुपए ना उनके हाथ में डिविडेंड नहीं माना जाएगा, पूरा डिविडेंड माना जाएगा अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से होता है, ये रिजर्व एंड सरप्लस। तो 10 लाख तक आपका हाथ में क्या माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा। अगर आपका ऐसे ही आपको एसेट दी गई है ऐसा मान लिया जाएगा। अब ध्यान रखना क्या लिखा है, देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जहां तक रिजर्व एंड सरप्लस है वहां तक आपको क्या मान लिया जाएगा, डिविडेंड मान लिया जाएगा। सेकंड क्या है, अगर आप क्या करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, शेयर होल्डर्स को अगर तो डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस देते हो, अगर आप क्या करते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप क्या करते हो, बोनस देते हो, तो वो क्या माना जाएगा, उनके हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल कंपनी के अगर रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख के हैं, तो अगर आप शेयर होल्डर्स को क्या करते हो, डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट या फिर बोनस शेयर देते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो देते हो 15-16 लाख के या 20 लाख के देते हो, तो अप टू 10 लाख तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा। बाकी वाला अमाउंट आपका नॉर्मली जैसे आपने एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी है वो वाला यहाँ पे माना जाने वाला है। ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एसेट ऑन लिक्विडेशन, अगर आप लिक्विड कंपनी बंद हो रही है, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, और कंपनी क्या करती है लिक्विडेशन के टाइम पे अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है, एसेट बांट देती है। एसेट बांट देती है तो कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी के बुक्स में रिजर्व एंड सरप्लस कितने थे, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस वो कितने थे, वहां तक का जो अमाउंट है वो आपका डिविडेंड मान लिया जाएगा। उसके ऊपर वाला अमाउंट आपके का मान लिया जाएगा, आपने नॉर्मली एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर्स को। चलिए, फिर आपने क्या किया ना, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए कुछ एसेट या कुछ पैसा बांट दिया है, तो वो भी शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड माना जाएगा। राइट, ध्यान रखना, डिविडेंड माना जाएगा अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी जिसमें जनता के पैसे नहीं लगे हैं, कुछ प्राइवेट लोगों के पैसे लगे हैं, इसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। वो क्या करते हैं, लोन या एडवांस देती है अपने शेयर होल्डर को।
अगर शेयर होल्डर को लोन एडवांस देती है तो वो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड माना जाएगा, वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यहाँ डेफिनेशन दे रखा है सर, क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है उस कंपनी में पब्लिक का सब्सटेंशियली इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पब्लिक ने पैसा नहीं लगा रखे, वो आपके शेयर लिस्टेड नहीं है, या तो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसमें कुछ लोगों का पैसा लगा है, या फिर आपकी वो प्राइवेट कंपनी है, उसको बोल देंगे अपन क्लोजली हेल्ड कंपनी। नाम से लगा ना क्लोजली हेल्ड, मतलब कुछ कुछ लोगों के द्वारा हेल्ड की गई कंपनी। फिर बात सुनना, अब अपने यहाँ पढ़ा ना लोन एडवांस देती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, उसका हाथ में डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो सर क्या सारे शेयर होल्डर्स को पैसा देने पे डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा? आंसर इज नो। ओनली मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 5 का, राइट, ओनली पॉइंट नंबर 5 का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उन्हीं शेयर होल्डर्स को अगर आप क्या करते हो, लोन एडवांस देते हो, तो उनके हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा जिन्होंने कंपनी में 10% और उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है। 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रखा है, या फिर ऐसी एंटिटी को आप लोन एडवांस देते हो जिसमें क्या करता है ना, वो आपका शेयर होल्डर है, उसने सब्सटेंशियली इंटरेस्ट ले रखा है, यानी कि 20% और उससे ज्यादा उसके पास वोटिंग पावर है। अब मेरी बात समझना, क्या लिखा देखो, शेयर होल्डर होल्डिंग 10% और मोर वोटिंग पावर और एनी एंटिटी और कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर हैज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। वहां पर उसने सब्सटेंशियली इंटरेस्ट होल्ड कर रखा है, यानी कि 20% और मोर का वोटिंग पावर उसके पास होल्ड है उस कंपनी का जिसको आप क्या कहते हो, लोन एडवांस दे रहे हो। अब मेरी बात समझना, एग्जांपल समझना, मिस्टर आर इसने 10% होल्ड कर रखे हैं, वोटिंग पावर किसका, केएलसी लिमिटेड का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ केएलसी लिमिटेड हैज रुपीज 10 लाख, उनका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 10 लाख रुपए है। केएलसी लिमिटेड गिव लोन टू मिस्टर आर ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज, 2 लाख का उसको लोन देती है। देन सच 2 लाख कंसिडर्ड एज, सच 2 लाख है ना, सच 2 लाख कंसिडर्ड एज डिविडेंड एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आर इफ केएलसी लिमिटेड गिव लोन टू मिस्टर, क्योंकि मिस्टर आर के हाथ में टैक्सेबल होगा ना, क्योंकि उसके हाथ में डिम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए केएलसी लिमिटेड क्या करता है, मिसिस ए को क्या करती है, मिस्टर आर के बिहाफ पे क्या करती है, लोन देती है। सच लोन, सच अमाउंट कंसिडर्ड एज डिविडेंड एंड टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर आर। मेरी बात समझना, यहाँ गलती से लिख दिया शायद मैंने, ये मिसिस आर करना है, राइट, यहाँ पे मिसिस आर करना है आपको। अगर मिसिस आर को भी लोन देती है कंपनी, तो वो मिस्टर आर के हाथ में टैक्सेबल होना है एज ए डिविडेंड, क्योंकि वो रिलेटिव पर्सन है। अब मेरी बात समझना, इफ केएलसी लिमिटेड गिव लोन टू आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड, अगर केएलसी लिमिटेड आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड को लोन देती है और जिसमें मिस्टर आर ने 25% का होल्डिंग रख रखा है अपने पास, ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, सब्सटेंशियली इंटरेस्ट हो गया इस कंपनी में। तो अगर इसको लोन दिया है तो ये भी मिस्टर आर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए, एनी पेमेंट बाय कंपनी फॉर बेनिफिट्स शेयर होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर इज आल्सो बी डिविडेंड, किसी और बंदे को पेमेंट करता है इसके बिहाफ पे, वो भी आपके हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए सर आपने कह रहे हो कि हमको लोन दिया है कंपनी ने, उसको डिम्ड डिविडेंड मान लिया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्या हमने उसका लोन का रीपेमेंट कर दिया कंपनी को, क्या ऐसा माना जाएगा कि डिविडेंड का हमने पेमेंट वापस कर दिया है? आंसर इज नो। देखो क्या लिखा है, सब्सिक्वेंटली रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज रिवर्सल ऑफ डिम्ड डिविडेंड। ऐसा नहीं होगा भाई डिविडेंड आपका रिवर्स कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, वो आपने रीपेमेंट कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मींस रीपेमेंट ऑफ लोन इज इररिलेवेंट। चलिए, अब कुछ अमाउंट ऐसे हैं जो डीम्ड डिविडेंड नहीं माने जाएंगे। दिस अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर नॉट रिगार्डेड एज डीम्ड डिविडेंड। कौन कौन सा, अगर आप क्या करते हो ना, ऑर्डिनरी कोर्स में अगर आप लोन देते हो, आपका मतलब बैंक है, आपका काम है लोन देने का, अपने शेयर होल्डर को आप लोन देते हो, तो आपका ऑर्डिनरी कोर्स में लोन माना जाएगा, उसमें केस में आपको डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। आप ट्रेड एडवांस मिलता है आपको, या फिर आप ट्रेड एडवांस देते हो अपने शेयर होल्डर को, आपके शेयर होल्डर का कोई शॉप है, वहां से आप कुछ माल परचेज करना चाहते हो, उसको आप क्या करते हो, एडवांस में पैसा देते हो, तो वो आपका डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। लोन गिवन अगेंस्ट बेनिफिट गिवन बाय सच शेयर होल्डर टू कंपनी, आप कंपनी मतलब उसको इसलिए पैसा दे रहे हो शेयर होल्डर को कि उसने आपको कुछ बेनिफिट दिया है कंपनी को, तो वही वो आपका डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। सेकंड जो आपका अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है इनकम, वो है आपका कैजुअल इनकम। वो आपका होता है कैजुअल इनकम। सर कैजुअल इनकम क्या होता है, मतलब ऐसे ही आपको इनकम हो गई, लॉटरी से हो गई, गैम्बलिंग से हो गई, घोड़े दौड़ रहे थे आपने पैसा लगा दिया, वहां से आपको इनकम हो गया, तो ये वाला होता है आपका कैजुअल इनकम। और ये सीधा 30% की रेट से टैक्सेबल होता है, मतलब जितना भी आपको इनकम होता है उसके अंदर आपको कोई भी खर्चे का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सर आप बोल दो कि सर मैंने इस लॉटरी को टिकट को परचेज किया, यहाँ पे मेरा 2 करोड़ का लॉटरी उठ गया, ठीक है, मेरा 2 करोड़ का लॉटरी उठ गया है, और फिर मैंने देखा सर ये 2 लाख का तो लॉटरी का अमाउंट ही था, क्या सर 2 लाख का मैं रिडक्शन यहाँ पे ले सकता हूँ? आंसर इज नो। आपका सीधा 2 करोड़ यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है, आपको एक भी खर्चे का रिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से यानी कि कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा 80 सीरीज का, 80C 80 जो भी मिलता है आपको, 80D वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर 6 से का कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी खर्चे का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा,
कोई भी हेड के इनकम से या कोई भी हेड का लॉस आप इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। और आपको बेसिक एग्जेम्पशन यानी कि 2.5 लाख वाला मिलता है ना, वो भी यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब जितना भी इनकम आएगा सीधा आपका 30% से टैक्सेबल होने वाला है। सर कैजुअल इनकम कौन सा वाला होता है, मैंने यहाँ दे रखा है आपको। विनिंग हो गया लॉटरी से, बेटिंग से, गैम्बलिंग से, रेस सोर्सेस से आपको इनकम हो गया, क्रॉसवर्ड पजल से आपको इनकम हो गया। ऐसे कहीं से भी इनकम होता है आपको कैजुअल इनकम आपका 30% से टैक्सेबल होने वाला है। अब मेरी बात समझना, अगर मान लीजिए आपकी क्लोजली हेल्ड कंपनी है जिसमें जनता ने पैसा नहीं लगा रखा है, अगर वहां के शेयर अगर आप बेचते हो और आपको फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा पैसा मिल गया है वहां से, मतलब आपकी मार्केट में कंपनी की वैल्यू चल रही है 50 रुपए पर शेयर और आपको 80 रुपए पर शेयर मिल गया है, तो वो 30 रुपया कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। अब देखो क्या लिखा है, टैक्सेबल इन हेड्स ऑफ कंपनी, प्रोविजन एप्लीकेबल ओनली इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब ये क्या होता है वो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मेरी बात समझना, कौन सा इनकम कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा, कंपनी ने कितने में शेयर को बेचा है और उस कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा था। मान लीजिए कंपनी ने बेचा है 80 रुपए पर शेयर और कंपनी का मार्केट वैल्यू चल रहा था, वो चल रहा है 50 रुपए, तो 30 रुपए कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, ये प्रीमियम वाला पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, कंपनी का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू कितना है, उसका फेस वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए है। और कंपनी का जो शेयर का मार्केट वैल्यू चल रहा है वो चल रहा है 8 रुपए। कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यू 8 रुपए चल रहा है और कंपनी ने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा के 9 रुपए में शेयर को इश्यू कर दिया। तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं भाई 9 रुपए में आपने इश्यू किया और 8 रुपए आपका मार्केट वैल्यू चल रहा है तो 1 रुपया कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। ऐसा नहीं होगा। प्रीमियम का मतलब होता है कंपनी अगर अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू करे उसको बोलते हैं प्रीमियम पे इशू करना। अगर फेस वैल्यू के नीचे उसका मार्केट वैल्यू है, उससे नीचे ही वो इशू करते हैं, तो उसमें अपन को कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें अपन 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं करने वाले। देखो क्या लिखा है, प्रोविजन एप्लीकेबल ओनली इफ शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम मींस इशू प्राइस मोर देन फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा हुआ तभी ये प्रोविजन लगेगा, अदरवाइज आप अगर नीचे है, अगर मान लीजिए आपके शेयर का मार्केट वैल्यू 4 रुपए चल रहा है, आपने 9 रुपए में इशू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो 10 रुपए जब तक नीचे है आपका। अगर जो आपका फेस वैल्यू अगर उससे नीचे में इशू कर रहे हो तो आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट आता है, सर ये प्रोविजन कहीं कहीं नहीं लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता है, एक बार आप पढ़ लेना। अगर वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को पैसा मिलता है या फिर आप स्टार्टअप हो अगर आपको पैसा मिलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप स्टार्टअप कंपनी हो जिसका शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम कितना है 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अगर आपको वहां से अगर वैसे ही आप कंपनी और वहां पे आपको पैसा मिलता है तो आपके लिए ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर आपको मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा पैसा मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात समझना, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन, इनहांस कॉम्पनसेशन। अब ये क्या होता है, आपने पता कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कंपलसरी एक्विजिशन। वो क्या होता है ना, गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है और उसके बदले में आपको पैसा दे देती है गवर्नमेंट। अब पता है गवर्नमेंट का काम है बहुत धीरे धीरे चलता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके 2022 में अगर आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर करी है गवर्नमेंट ने, तो आपको 2025 तक आते आते कॉम्पनसेशन मिलने वाला है। तो 3 साल आपको लेट कॉम्पनसेशन मिलेगा, उस पर ब्याज भी तो मिलेगा आपको, उस पर ब्याज भी तो मिलेगा आपको। सर उस ब्याज को क्या पूरा टैक्सेबल कर देंगे, और वो ब्याज कहाँ टैक्सेबल होने वाला है, वो आपका ब्याज टैक्सेबल होने वाला है अदर सोर्सेज में। तो आपका ब्याज क्या टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है, और जिस साल में आपको रिसीव्ड होता है उस साल में वो टैक्सेबल होने वाला है। अब मेरी बात समझना, जितना आपको ब्याज मिला इनहांस कॉम्पनसेशन में, उसमें 50% डायरेक्टली आप सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दीजिए, स्टैंडर्ड आप 50% लेस कर दीजिए। अब जो बचा वो आपको अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करना है, इसके भी यहाँ पे आपको कोई भी अदर एक्सपेंस का आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलने वाला। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट मिला है अपन को कॉम्पनसेशन पे, वो अपन ले लेंगे, उसमें से हम 50% सीधा लेस कर देंगे, इसके अलावा आपको कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, फिर अपना टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एडवांस मनी फॉरफिट। आपको मतलब कहता है ना कि आपने पहले प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, वहाँ पे टोकन अमाउंट देते हैं, अगर अपन को प्रॉपर्टी पसंद नहीं है उसके बाद तो अपन टोकन अमाउंट छोड़ देते हैं और अपन को प्रॉपर्टी नहीं परचेज करना होता है। तो मान लीजिए आपने टोकन अमाउंट दे दिया और वो टोकन अमाउंट क्या किया, मान लीजिए आपको टोकन अमाउंट मिला है मेरी तरफ से और आपने क्या किया, टोकन अमाउंट को खा लिया। मैंने प्रॉपर्टी नहीं परचेज किया, आपने टोकन अमाउंट को खा लिया। अगर आपने 1/4/2014 से पहले टोकन अमाउंट को खा लिया है तो जब भी आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से वो अमाउंट लेस हो जाएगा। बट 1/4/2014 के बाद अगर आपने टोकन अमाउंट खाया तो आपका जिस साल में आप टोकन अमाउंट खाते हो ना उसी साल में आपका IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए अब अपन बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट का। अगर आपको कहीं से गिफ्ट मिल जाता है ना, आजकल देता कौन है पर कोई दे दे अगर आपको गिफ्ट, तो आपके हाथ में कैसे टैक्सेबल होने वाला है उसके अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए देखो सेक्शन का नाम क्या है, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ ₹50,000। अगर 50,000 से ज्यादा किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, पैसा दे दिया, कोई प्रॉपर्टी दे दिया है, और अगर फ्री में दे दिया या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दे दिया, मतलब उनका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, तो आपके हाथ में टैक्सेबल कैसे होने वाला है। चलिए बात करते हैं। अगर आपको मिलता है, क्या मिलता है, आपको पैसा मिलता है या फिर आपको मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है। अगर आपको पैसा मिलता है
और वो पैसा को 50,000 से ज़्यादा मिलता है, आपको 50,000 से ज़्यादा अगर पैसा मिलता है तो वो सारा का सारा जो पैसा आपको मिला है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बट ध्यान दीजिए, अगर पैसा नहीं मिला, हमको प्रॉपर्टी मिला है, तो प्रॉपर्टी में आपको देखना पड़ेगा आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है या फिर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है। आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है या फिर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है तो देखना पड़ेगा सर आपको फ्री में मिला है, विदाउट कंसिडरेशन मिला है, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिला है, तो कुछ पैसा मिला है पर पूरा नहीं मिला है अपन को। अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गया है तो अगर उसका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी का, तो वो आपके हाथ में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिला है प्रॉपर्टी और आपने उसके लिए कुछ पैसा पे भी किया है सामने वाले को, तो देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है और आपने उसको कितना पे किया है। अगर दोनों का डिफरेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो अगर आपने जो पे किया है और उसका फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा है, उन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 से ज़्यादा है, तो जितना भी ज़्यादा वाला है ना वो पूरा आप, ज़्यादा वाला नहीं मतलब पूरा ये डिफरेंस आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। अगर मान लीजिए सर हमको मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिला, हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है, मतलब हमको ये है ना गाड़ी बाइक वगैरह नहीं मिला है हमको, या घड़ी वगैरह नहीं मिला है हमको, क्या मिला है जैसा जमीन बंगला वगैरह ऐसा कुछ दिया है दोस्त ने हमारे, तो देखना पड़ेगा कि जो आपको दिया है उसका स्टैम्प ड्यूटी हो जाएगा, आपको फ्री में दिया है या फिर आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दिया है। अगर आपको फ्री में दिया है, अगर उसका एसडीवी 50,000 रुपये से ज़्यादा, अगर उसका एसडीवी 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो इंटायर एसडीवी आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। और फॉर एग्जांपल आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिला है पैसा और उसका एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है, अगर उसका एसडीवी और कंसिडरेशन मतलब जो प्रॉपर्टी का एसडीवी चल रहा है जितना आपने उसको पे किया है, अगर उन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वो आपके हाथ में इंटायर अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। पर पता है अपने पीजीपी भी पढ़ते टाइम एक पॉइंट पढ़ा था, अगर आपका एसडीवी आपके सेल कंसिडरेशन के 110% तक है तो हम सेल कंसिडरेशन को आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या हुआ ना, आपकी प्रॉपर्टी का जो एसडीवी चल रहा था वो चल रहा था 9 लाख रुपए, ठीक है, और आपको आपके दोस्त ने कितने में दिया है, ये प्रॉपर्टी आपको दिया है, ये चल रहा है एसडीवी आपकी प्रॉपर्टी का, और आपके दोस्त ने आपको दे दिया है 8,45,000 में आपको प्रॉपर्टी दे दी है आपके दोस्त ने, ये आपका कंसिडरेशन हो गया। तो अगर अपन का डिफरेंस देखें तो पता है 50,000 से ज़्यादा है, 55,000 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे टैक्सेबल होना बनता है। बट मेरी बात समझना, अगर क्या हुआ ना, अपन चेक करेंगे 110% वाला लिमिट, तो इसमें अपन 10% ऐड करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए मेरे को एक बार। सर रिवीजन लेक्चर में भी कैलकुलेशन बिल्कुल बिल्कुल चलनी चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेशन होते रहनी चाहिए, अदरवाइज आपको क्या होगा ना, हाथ बंद हो जाएगा चलना, आज चलना बंद हो जाएगा आपका। ये आएगा 9,29,500, जो पता 9 लाख से ज्यादा है तो आपका 8,45,000 आपका सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो उस केस में ये भी आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला है, फिर आपको ये भी पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब मेरी बात समझना, सर जो ये 50,000 मिलता है केस में, तो ऐसा हुआ ना कि मेरे 3-4 दोस्त हैं, एक रमेश है, एक सुरेश है, एक महेश है, सब ने मेरे को अलग अलग पैसा दिया है, किसी ने मेरे को 20,000 दिया, किसी ने मेरे को 15,000 दिया, किसी ने मेरे को 15,000 और दिए हैं। तो क्या सब मिला के 50,000 चेक करेंगे या इंडिविजुअल बाई 50,000 चेक करेंगे? तो ध्यान रखना, मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अपन सब एग्रीगेट चेक करेंगे, सबसे मिला के अगर 50,000 से ज्यादा मिला है तो अपने हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा इस साल में। बट अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है तो उसके केस में आपका प्रॉपर्टी वाइज लिमिट चेक होगा 50,000 का, कि आपका सब एग्रीगेट चेक नहीं होने वाला है। चलिए, अगर सर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय सॉरी मिलता ही नहीं है कभी, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है, अगर एम्प्लॉयर को क्या मिलता है, सॉरी एम्प्लॉय को क्या मिलता है, एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है, वो आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, फिर आपके यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए, अब कुछ कुछ जगह ऐसी दे रखी है जहाँ पे आपका 56 to 10 नहीं लगेगा, मतलब ये वाला इनकम आपका टैक्सेबल नहीं होने वाला। कौन कौन सी? अगर आपको गिफ्ट मिलता है आपके रिलेटिव से मिलता है, अगर आपको गिफ्ट मिलता है कहाँ से मिलता है, रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है। इससे रिलेटिव कौन होता है? तो रिलेटिव कौन होता है? आपकी पत्नी, आपकी स्पाउस, आपका भाई, आपकी बहन, और भाई और बहन के पति पत्नी, और या फिर आपकी पत्नी के भाई और उनकी बहन और उनके पति और पत्नी। समझ रहे हो? देखो मैं एक हम बना के समझते हैं इसको। एक तो देखो, खुद तो आप रिलेटिव हो ही हो अपने आप के, खुद तो आप अपने आप के रिलेटिव हो ही हो। आपके आपकी वाइफ या फिर आपकी, अगर आप वाइफ हो तो आपका हस्बैंड, आपका ये बना रिलेटिव बनेगा। आपका ब्रदर, आपका सिस्टर, इनके स्पाउस, मतलब अगर आपका ब्रदर है तो उसकी वाइफ, आपका सिस्टर है तो उसके हस्बैंड, वो भी आपके रिलेटिव में आएंगे। फिर आपके वाइफ का ब्रदर, आपके वाइफ का सिस्टर, इनके स्पाउस भी आपके रिलेटिव होंगे। आपके मम्मी पापा, मदर एंड फादर, और फादर के
मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मदर और फादर के क्या होंगे ना, ऊपर वाले, मतलब उनके मम्मी पापा, उनके भी मम्मी पापा, उनके भी मम्मी पापा, जहां तक जिंदा है वो सब हो जाएंगे इसमें कवर। और फिर आपके नीचे वाले, मतलब आपके बेटा बेटी, उनके उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे अगर आपके हो तो तो ये सब आपके क्या बन जाएंगे, रिलेटिव यहाँ पे बन जाने वाले हैं। अगर यहाँ से अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो ये आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। और एक ध्यान रखना, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और है, जो आपके मम्मी पापा ना, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनके भी अगर भाई बहन है वो भी आपके रिलेटिव माने जाएंगे। इनके भी अगर भाई बहन है, मतलब आपके मामा मामी या फिर आपके चाचा चाची, वो भी आपके रिलेटिव होंगे। उनकी जो वाइफ है या उनके जो हस्बैंड है, अगर आपकी मासी है तो उनके हस्बैंड होंगे मौसा जी, वो भी आपके रिलेटिव यहाँ पे माने जाएंगे। ध्यान रखना सर, काफ़ी लंबी चौड़ी है डेफिनेशन, काफ़ी लंबी चौड़ी है रिलेटिव की। ये बार इसको आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको सारा क्लियरिटी यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अगर आपको पैसा कहाँ से मिलता है, आपको गिफ्ट कहाँ से मिलता है, ओकेजन ऑफ मैरिज पे मिलता है। आपकी शादी पे आपको गिफ्ट मिला है, कोई बात नहीं, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर आपको विल या इनहेरिटेंस में मिला है, फॉर एग्जांपल आपके दादा दादा आपके विल में आपका नाम लिख के चले गए, आपको प्रॉपर्टी मिल गया, तो ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे। या ऑन द डेथ ऑफ डोनर मिल गया, आपको डेथ में मिल गया पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉपर्टी मिला है, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे। लोकल अथॉरिटी से आपको कुछ मिल गया तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे। बाय वे ऑफ ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड एट ट्रांसफर, अपने सेक्शन 47 पढ़ा ना कैपिटल गेन में, कि इसको ट्रांसफर नहीं मानते, गिफ्ट दे दिया इंडिविजुअल एचएफ ने, या फिर सब्सिडरी कंपनी ने अपने होल्डिंग कंपनी को, या फिर होल्डिंग कंपनी ने अपने 100% सब्सिडरी कंपनी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, तो उसके केस में भी ये सेक्शन नहीं लगेगी। अब ये वाला छठा पॉइंट अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, इंटर लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, इसे देखने का आपको जरूरत नहीं है। और ऐसा कोई आपने ट्रस्ट क्रिएट कर दिया जो आपके इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए, अगर आप वहां से अगर आपको प्रॉपर्टी मिलता है तो भी आपका 56(2)(10) नहीं लगेगा। अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से कोविड के टाइम पे पैसा मिलता है फैमिली मेंबर को, तो वो भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। पर ध्यान रखना, कोविड में क्या किया था ना, अगर आपको एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है, एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है या फिर किसी और बंदे से आपको कोविड के लिए पैसों की हेल्प मिलती है, वो तो आपका अगर एम्प्लॉयर से मिलता है तो कितना भी मिले आपके हाथ में एग्जाम रहता है। अब इसे कोविड वाला पॉइंट अगर मैं छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोविड वाला पॉइंट अभी आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, पर अपन थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है इसमें। क्या था ना, अगर आपको एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है वो आपके हाथ में फुल्ली एग्जाम्ड है, अगर आपको इसे दूसरे बंदे से मिलता है तो आपको मैक्सिमम 10 लाख तक आपको एग्जीक्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। पर ध्यान रखना, अब अगर बंदा आपका चला गया है, आपका बंदा चला गया है घर से कोविड की वजह से, तभी कोई दूसरा आपको सपोर्ट करने के लिए आपको पैसा देता है कि भाई हमारा ये ले लो पैसा, क्योंकि आपके फैमिली में भी कोई या हेल्प करने वाला नहीं है, तो ये पैसा आपको उसके डेथ के 12 मंथ के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, अदरवाइज आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए अब मेरी बात समझना, सर आपने इतना बताया ना कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर आपको ये मिला तो आपका 50,000 से ज्यादा होता है, आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। सर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अब ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पे आपको नाम बता रहा हूँ ना, अगर ये वाली प्रॉपर्टी है तभी आप 56(2)(10) में आप टैक्सेबल करोगे, अदरवाइज आप 56(2)(10) में आप टैक्सेबल नहीं करोगे। कौन कौन सा वाला प्रॉपर्टी सर? देखो कौन कौन सा वाला प्रॉपर्टी है, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल एसेट। चलिए अपन इसको देखते हैं, क्या कर सकते हैं अपन। आप कैसे नाम लेंगे, देखो शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, इमूवेबल प्रॉपर्टी और वर्चुअल डिजिटल एसेट। अपन को ऐसे नाम लेने पड़ेंगे इसके। आप इसका एक छोटा सा क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं कुछ भी करके। इसका कैसे बना सकते हैं? हम्म, देखो क्या कर सकते हो आप, मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ। VIP, VIP बैड होते हैं, BAD होते हैं, वो क्या करते हैं, झसा देते हैं, JASS, झस। सर झसा देते हैं ना, झस देते हैं, झस देते हैं, तो क्या आएगा, VIP बैड झस। ऐसा आप करके इसका न्यूमोनिक बना सकते हैं अपने पास, इसकी वजह से आपको याद रह जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। चलिए अगर आपको इन प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ भी प्रॉपर्टी मिलता है गिफ्ट में, तो आपका 56(2)(10) में आपका टैक्सेबल नहीं होने वाला है। चलिए सर आपने बता दिया रिलेटिव क्या होता है। सर HUF के केस में रिलेटिव कौन होगा? HUF के केस में रिलेटिव का उसका कोई भी मेंबर उसका रिलेटिव यहाँ पे बन जाएगा। ये 56(2)(10) पता है कहाँ लगेगा? वहां पे भी लगेगा। कोई रेजिडेंट है, कोई नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट देता है तो भी उसके केस में 56(2)(10)
लग जाएगा। अगर उसका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, उसका डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है, तो आपका 56 रिटर्न यहाँ पे लग जाने वाला है। और रिसीवर, अब जैसे मान लीजिए आपने सर क्या किया, उसका वो करके उसको टैक्सेबल कर दिया अमाउंट को, तो रिसीवर जो होगा ना प्रॉपर्टी का, उसके हाथ में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही बनेगा जो आपका 56 रिटर्न में टैक्सेबल हो चुका है अमाउंट। अब मेरी बात समझना, टैक्सेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये 80C में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। क्या पढ़ा था सर? अगर आपका पॉलिसी आपने लिया है 31 मार्च 12 से पहले, अगर आपने पॉलिसी लिया है, तो आपका प्रीमियम है ना जो टोटल सम एश्योर्ड है उसका 20% तक होना चाहिए, तभी आपके हाथ में एग्जाम्प्ट रहेगा, अदरवाइज आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर आपके हाथ में लिमिट क्या हो जाएगा, 10% का हो जाएगा अगर आप हैंडीकेप्ड हैं, और आपने हैंडीकेप्ड है या फिर आप नॉर्मल पर्सन है, अगर आपने पॉलिसी लिया है 1/4/2012 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में, अगर आपने 31 मार्च 2013 के बाद में अगर आपने पॉलिसी लिया है, तो आपके क्या होगा ना, 15% इन केस ऑफ हैंडीकेप पर्सन और 10% इन केस ऑफ नॉर्मल पर्सन के केस में आपके हाथ में क्या हो जाएगा, अगर आप इतना आपका प्रीमियम पे करते हो सम एश्योर्ड का, तो आपके हाथ में एग्जाम्प्ट रहने वाला है, अदरवाइज आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा वो अमाउंट। देखो क्या लिखा है, इफ प्रीमियम अमाउंट इज एक्सीड 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 15% इन केस ऑफ हैंडीकेप पर्सन, देन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अगर आपका प्रीमियम का अमाउंट इस लिमिट से ज्यादा है, तो आपका मैच्योरिटी के टाइम पे अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इफ पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023 ऑन प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी इज मोर देन 5 लाख रुपीज। अब मेरी बात समझना, अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2023 के बाद में आपने इशू करी है, कंपनी ने आपको इशू करी है, और उसका प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है पर एनम का, अगर उसका प्रीमियम क्या 5 लाख से ज्यादा है पर एनम का, तो भी आपके हाथ में मैच्योरिटी टैक्सेबल होने वाला है। सर इसमें ऐसा क्यों डाला गया है? अगर मान लीजिए आपका प्रीमियम का अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है 1 करोड़ रुपए है, तो पता आप 10% 10 लाख तक आप प्रीमियम पे कर सकते हो, बट यहाँ गवर्नमेंट ने लिमिट डाल दिया 5 लाख का। अगर आपका पॉलिसी का प्रीमियम का अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है पूरे साल में, अगर पॉलिसी कब लिया है 1/4/2023 के बाद में लिया है, तो आपको पूरा अमाउंट आपके हाथ में मैच्योरिटी पे टैक्सेबल होने वाला है। सर टैक्सेबल कैसे करेंगे? मैच्योरिटी पे आपको कितना मिलता है उसमें से लेस कर देंगे जितना आपने प्रीमियम पे किया है, जितना आपने प्रीमियम पे किया उसको लेस कर देंगे, और जो प्रीमियम पे किया उसमें से अपन हटा देंगे जो आपने पहले ही 80C में उसका रिडक्शन ले लिया। पता है LIC का रिडक्शन मिलता है 80C में, जो आपने 80C में रिडक्शन ले लिया उसको हटा देंगे, अब जो अमाउंट बचता है उसको आप लेस कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे आ जाने वाला है। कैजुअल इनकम की अपन पहले ही बात कर चुके हैं, 30% का टैक्स लगता है और कोई भी आपको डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। विनिंग्स होती है आपको, ये भी अपन बात कर चुके हैं, 30% का टैक्स लगता है और यहाँ पे भी आपको कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। अब मेरी बात समझना सर, क्या IFRS में हमें किसी का भी डिडक्शन नहीं मिलता है? अब कौन कौन से आपको डिडक्शन मिल जाएंगे, चलिए पढ़ते हैं इसको। इनकम फ्रॉम UTI या फिर यूनिट म्यूचुअल फंड से आपको इनकम होता है। आपको इनकम कहाँ से होता है? म्यूचुअल फंड से इनकम होता है या फिर आपको UTI से इनकम होता है। टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, और कोई भी आपको खर्चे का रिडक्शन नहीं मिलने वाला, एक्सेप्ट वो पता ना 20% मिल जाएगा। जितना आपको UTI से इनकम है उसका 20% तक आपको, अगर आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस लगता है तो उतना आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अपने एग्जांपल लिया था, 5 लाख का इनकम होता है, 10 लाख का अपना इंटरेस्ट लग रहा था, तो 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख तक आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड होने वाला था। इंटरेस्ट इनकम का बात करें, अगर आपको इंटरेस्ट से इनकम होता है, तो पता है इंटरेस्ट इनकम अगर आपका बिजनेस साइड में टैक्सेबल नहीं होता तो आपका IFRS साइड में टैक्सेबल होगा। अगर आपका बिजनेस साइड में इनकम टैक्सेबल नहीं होता तो आपका IFRS साइड में टैक्सेबल होने वाला है। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर अर्निंग सच इंटरेस्ट इज अलाउड लाइक इंटरेस्ट, ब्रोकरेज और एनी अदर इनकम, एनी अदर एक्सपेंस। अब मेरी बात समझना, आपने क्या किया ना, आप क्या करते हो ना, एक कहीं से पैसा लेते हो, आगे आप लोन पे पैसा देते हो, तो ये आपका बिजनेस है। तो अगर आपने यहाँ पैसा कमाने के लिए, यहाँ से इंटरेस्ट कमाने के लिए वहाँ पर अगर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो उसका आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब मेरी बात समझना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट FD एंड इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड आल्सो टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आपका अदर सोर्सेज में ये भी अलग इनकम आपका टैक्सेबल होने वाला है। अगर आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता है या फिर आपको FD का इंटरेस्ट मिलता है, ये भी आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है। बट ध्यान रखना, इनकम टैक्स का जो रिफंड आता है ना वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, ओनली उसका जो इंटरेस्ट आता है, इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट आता है ना, वही आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है IFRS में। चलिए, अब कुछ इंटरेस्ट का इनकम ऐसा है जो आपका एग्जाम्प्ट रहता है। कौन कौन सा? अगर आपको PPF का इंटरेस्ट मिलता है वो आपके हाथ में एग्जाम्प्ट है, या फिर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपके हाथ में एग्जाम्प्ट रहता है। कितना रहता है? वो रहता है, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट है आपका तो 3500 आपका एग्जाम्प्ट रहेगा टोटल इंटरेस्ट का। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको 7000 का आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलने वाला है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या सर्टिफिकेट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी आपके हाथ में एग्जाम्प्ट रहता है। चलिए, आपको इनकम कहाँ से होता है? आपको इनकम होता है रेंटिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। आपको फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी आप रेंट पे देते हो, वहां से आपको इनकम होता है, वो भी आपका कहाँ टैक्सेबल होगा? वो भी आपका अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल होने वाला है। अब चलिए, कैसे टैक्सेबल होगा? इफ नॉट टैक्सेबल अंडर अदर हेड। ऐसा नहीं है, अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे देने का अगर आपका बिजनेस है तो आपको बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा ना। अगर आपका अदर सोर्स किसी भी अदर हेड में इनकम टैक्सेबल नहीं होता है
तो वो आपका फिर आपका अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल होने वाला है। कैसे होगा, आपको कितना रेंट मिला है वहां से, उसमें से आप लेस कर देंगे जो आपको एक्सपेंस हुआ है, कोई डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हुआ है, रिपेयर का हुआ है, इंश्योरेंस अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी का करवाया है, अगर आपका उसका खर्चा लगा है तो वो सब यहाँ पे लेस कर दोगे। उसके बाद जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, टैक्सेबल इनकम यहाँ पे बच जाएगा। आपको फैमिली को पेंशन मिल रहा है, आपकी फैमिली को पेंशन मिलता है, आपकी डेथ पे आपके फैमिली को पेंशन मिलता है, तो क्या सर उसका एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? आंसर इज यस, आपको उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर आपका डेथ होता है और आपकी फैमिली को पेंशन का अमाउंट मिलता है तो जितना पेंशन मिलता है उसका 1/3 और 15,000 विच एवरेज लोअर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो तो ये आपका 15,000 का लिमिट आपका 25,000 का यहाँ पे हो जाने वाला है। अगर आप क्या थे ना, आप मेंबर थे किसके, आर्म्ड फोर्स के या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के, अगर आप मेंबर थे मतलब आप उसमें जॉब करते थे उस सेक्टर में, तो अगर आपको फैमिली को पेंशन मिलता है तो आपको पूरा एग्जेम्प्ट है, आपके हाथ में बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होने वाला। एमपी एमएलए को सैलरी मिलती है, पता है वो आपको टैक्सेबल होती है आईएफओ सेड में, बट इनको जो भी मिलता है ना वो क्या मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, कंसिस्टेंसी अलाउंस मिलता है, ये आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ये अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे अपन डिस्कस कर चुके हैं ये वाला इंटरेस्ट वाला पॉइंट। यहाँ पे कहाँ डिस्कस किया था भाई अपन, यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर लिया था कि आपको फ्लैट 50% का यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है, उसके लिए आपका कोई भी डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। सेम टू सेम पॉइंट मैंने यहाँ पे भी वापस दे रखा है, सेम टू सेम मैंने पॉइंट यहाँ पे भी दे रखा है। चलिए, अब कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा आईएफओएस में। किस का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर कोई पर्सनल नेचर का अगर आप एक्सपेंस करते हो तो उसका रिडक्शन आपको यहाँ आईएफओएस में नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है ना, पर्सनल नेचर और बिजनेस आपका अलग अलग होता है। सेकंड, एनी पेमेंट मेड विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, आपने टीडीएस नहीं काटा, सबसे बड़ी गलती कर दी आपने, आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर दिया, टीडीएस नहीं काटा, उसका आपको रिडक्शन 100% डिसअलाउड होता है, अपन ने पीजीपीपी में पढ़ा था। अगर आपने रेजिडेंट को अगर पेमेंट करते हो टीडीएस नहीं काटा तो आपको 30% डिसअलाउड होता है, ये भी अपन ने पढ़ा था। अगर आप केस में पेमेंट करते हो 10,000 से ज्यादा सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, तो वो भी आपको अलाउड नहीं होता है। अब मेरी बात सुनना, कुछ एग्जेम्पशन दे रखी है कि आपको सेक्शन 10 की आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल जाएगी। अगर एचयूएफ क्या करते हैं, मेंबर्स को कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, एचयूएफ अपने मेंबर्स को कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्ट रहता है। क्यों एग्जेम्प्ट रहता है, क्योंकि एचयूएफ उस पर टैक्स पे कर चुकी है। देखो क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम एचयूएफ इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मेंबर बिकॉज दिस अमाउंट इज टैक्स इन हैंड्स ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल हो चुका है। सेम टू सेम पॉइंट अपने पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है। पार्टनरशिप फर्म मेंबर्स को, अपने पार्टनर्स को पैसा देती है तो वो पार्टनरशिप फर्म उस पर टैक्स पे करके देती है, तो वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। देखो क्या, अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम हिज फर्म इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर बिकॉज दिस अमाउंट टैक्स इन हैंड्स ऑफ फर्म। अगर फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अब मेरी बात समझना, आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, आपके गांव में आग लग गई, आपके गांव में बाढ़ आ गई है और गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन देती है, फिर निर्मला मैडम आके बोलती है हमको इस कॉम्पनसेशन पे टैक्स चाहिए, तो आप मारोगे नहीं उनको? बिल्कुल मारोगे आप। तब गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको डिजास्टर हुआ और आप उनको कॉम्पनसेशन देते हैं तो उस पर हम आपसे 1 भी रुपया टैक्स यहाँ पर नहीं लेने वाले। एजुकेशन स्कॉलरशिप मिलता है तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। अगर जो एमपी एमएलए को जो पैसा मिलता है, कितनी सेवा करते हैं ना देश की, उनको जो भी मिलता है वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहने वाला है। अगर आपको क्या मिलता है ना, कोई अवार्ड मिलता है, लिटरली साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क के कोई अवार्ड मिलता है तो वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहता है। अवार्ड में मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए मिल गए, 50 लाख रुपए मिल गए, तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहने वाला है। अगर आपको पेंशन मिलता है और आप क्या हो ना, गैलेंट्री अवार्डेड हो, मतलब आपको पद विभूषण आपको ऐसा अवार्ड मिल रखा है और आपको पेंशन मिलता है, तो आप पेंशन आपके हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट रहने वाला है। फिर आपको म्यूचुअल फंड से इनकम होता है वो आपका पूरा एग्जेम्प्ट रहता है। अगर आप सिक्किम में रहने वाले बंदे हो, आप सिक्किम के इंडिविजुअल हो, तो आपके हाथ में जो भी इनकम आएगा, कौन कौन सा इनकम, जो आपको सिक्किम से जो आपने कमाया है, जो सोर्स आपका सिक्किम में था, आपने सिक्किम से जो पैसा कमाया, या फिर आपने सिक्किम के बाहर से अगर डिविडेंड कमाया या इंटरेस्ट कमाया ऑन सिक्योरिटीज, वो आपके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट रहने वाला है। ये सिक्किम वाले बंदों के लिए अच्छी बात कर रखी है यहाँ पे। फिर अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की बात अपन ने पहले ही कर ली है कि 3,000 रुपये आपको, 3,500 आपको इंडिविजुअल अकाउंट में आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, और 7,000 रुपये ज्वाइंट अकाउंट में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ आके अपना अदर सोर्सेज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आके अपना चैप्टर अदर सोर्सेज पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए, थैंक यू।